नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद पहुंचे अमेरिका। आज वॉशिंगटन में होगी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की उम्मीद। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा सदन में नियोजित तरीके से हंगामा करके सदस्यों का अधिकार छीनना चाहती है कांग्रेस। 10 मार्च तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पेश हुई वक्फ पर जेपीसी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्ष की असहमति नोट शामिल नहीं किए जाने के आरोपों का किया खंडन। कहा जेपीसी ने नियमों के अनुसार की पूरी कार्यवाही। लोकसभा में पेश हुआ नया आयकर विधेयक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया आयकर बिल। इनकम टैक्स कानूनों को आसान बनाना है बिल का उद्देश्य। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान को नोटिस। ईडी की रिहाई के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया नोटिस। एक अन्य मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन डीसी के हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग शामिल रहे। एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अतिथि निवास यानी ब्लेयर हाउस रवाना हुए, जहां बर्फबारी और भीषण ठंड के बीच उनके स्वागत और उनकी एक झलक पाने के लिए कई घंटों से भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पहुंचे, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लोगों ने भारत माता की जय, मोदी है तो मुमकिन है, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाकर सभी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत अमेरिका के बीच आपसी साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में व्यापार जगत की हस्तियों के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। भारतीय समुदाय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह है। देखिए जरा कि वो प्रधानमंत्री के एक अभिवादन से ही खुद को कितना गदगद महसूस कर रहे हैं। सबका मन गदगद हो गया उनको देख के और उनकी मुस्कुराहट देख के। सबसे एक एक आदमी से हाथ मिला के गए, बाहर निकल के अपने भी बारिश में आए भीगते हुए और सबके साथ हाथ मिलाते हुए और हाथ हिलाते हुए गए। हमें उससे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। इतना थक गए थे तो भी टाइम निकाला और सब लोगों से मिले और अच्छी तरह से बात की और हमारे कंसर्न सुने। मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और भारत के प्रधानमंत्री जो कि इतने सुलझे हुए, इतने पहुंचे हुए, इतने कर्मठ इंसान हैं, जो लाखों करोड़ों भारतवासियों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद पाकर जीवन धन्य हो गया। अच्छा लगा, मोदी जी से हाथ मिलाया, मोदी जी ने बहुत खुश हो गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गबार्ड ने अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक दिन पहले ही गबार्ड ने पद की शपथ ली है। गबार्ड के पास अमेरिका की 18 विभिन्न खुफिया एजेंसियों की देखरेख और समन्वय का जिम्मा है। तुलसी गबार्ड पूर्व सैन्य कर्मी हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से कांग्रेस की सदस्य रह चुकी हैं। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का कार्यालय 11 सितंबर 2001 से आतंकवादी हमलों के दौरान सामने आई खुफिया विफलताओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चंद वैश्विक नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात से पहले वॉशिंगटन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि वो विदेश यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। लोगों की बेहतरी और बेहतर भविष्य के लिए साथ मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के अलावा कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी वार्ता होने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद निरोध, हिंद प्रशांत सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्र में दोनों देशों के हितों में स्पष्ट समानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी को दिशा और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा आपसी हित के सभी क्षेत्रों में नए प्रशासन के साथ बातचीत करने का एक महत्वपूर्ण मौका प्रदान करेगी। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी विश्व स्तर पर सबसे अधिक लोकप्रिय और विश्वसनीय नेता की रेटिंग में एक बार फिर सबसे आगे आए हैं। अमेरिकी डेटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी दुनिया के नेताओं की ताजा अप्रूवल रेटिंग में 75% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पायदान पर बने हुए हैं, जबकि दुनिया में ताकतवर देश समझे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 52% रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शैनबोम पाड्रो को 66% रेटिंग मिली है। 65% के साथ अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री जेवियर मिलेई तीसरे स्थान पर हैं। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति कैरिन कैलर सूटर 56% रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं। हाल ही में निर्वाचित हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 5वें स्थान पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी 46% रेटिंग के साथ छठे स्थान पर है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 7वें स्थान पर है। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 42% रेटिंग के साथ 8वें स्थान पर है। यूरोपीय देश नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री डिक स्कॉफ इस सूची में 9वें स्थान पर है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन 10वें स्थान पर हैं। गौरतलब है कि मॉर्निंग कंसल्ट की ताज़ा रेटिंग 21 से 27 जनवरी 2025 के दौरान इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित है। यह एजेंसी 25 देशों के ताज़ा डेटा के साथ वीकली अपडेट देती रहती है। वहीं संसद की वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन है। इस दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी गई। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखा। संबंधित संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्ष के असहमति नोट शामिल नहीं किए जाने वाले आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सब नियम कानून के तहत हुआ है। किरेन रिजिजू ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई भी काट छाट नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं जिसमें तथ्य नहीं है, आरोप झूठे हैं। जेपीसी ने नियमों के अनुसार पूरी कार्रवाई की है। पिछले 6 महीने में जेपीसी वक्फ बिल पर बनाया गया और बहुत अच्छी तरह से काम किया। हजारों लोगों को विटनेस के रूप में सुना। टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और
सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा संसद अवरोध को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने विपक्ष पर देशद्रोहियों का साथ देने की बात कही। डिलीट किया गया, विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए, जॉन बिटास, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। लोकसभा में आयकर बिल 2025 पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल पेश किया। उन्होंने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि आयकर बिल में कई संशोधन किए गए थे। विपक्ष के हंगामे के बीच पेश होते इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा। वित्त मंत्री ने लोकसभा में समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया। वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। इस पे प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी। 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने समझने में आसान बनाएगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं है। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे कर विशेषज्ञों की सहायता के बिना ही समझ सकेंगे। The Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then as the time went by, year after year, many more sections were added. And as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. So on that objection, I don't think there is a, he is right. I don't think he's right. He should understand where the law is today and where it is being reduced. लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच संसद के अंदर विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में गतिरोध पैदा करना अच्छी परंपरा नहीं है। साथ ही विपक्ष से सदन की मर्यादा बनाए रखने की भी अपील की। आप सदन के अंदर प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आपने इतने साल शासन किए हैं, आप सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। मैंने कहा 12 बजे जब होगा, जब विषय रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। ये सबसे संसद का महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है
कि आप संसद की मर्यादाएं, प्रॉपर्टियों को बना के रखें, अच्छी परंपराएं शुरू करें। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको बोलने की इजाजत दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर किसी मुद्दे की इजाजत नहीं दी जाती। ये परंपराएं और नियम है संसद के। परीक्षा पे चर्चा का तीसरा एपिसोड आज रिलीज हुआ। यह एपिसोड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी और एडलवाइस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता ने स्टूडेंट्स से इस अहम विषय पर बातचीत करते हुए उन्हें जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने छात्रों को परीक्षा के दौरान गैजेट की भूमिका, समय प्रबंधन और पढ़ाई के दौरान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। टेक्नोलॉजी को लेकर राधिका गुप्ता ने स्टूडेंट्स से कहा कि एआई को इंस्ट्रक्शंस दो, उसे प्रॉम्प्ट देकर काम कराओ, लेकिन उसको उतना ही काम दीजिए कि आपको लगता है कि अगर कोई गलती हो भी जाए तो उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये सारा जो काम है ना, ये टेक्नोलॉजी कर सकती है, जिससे क्या आप अपना दिमाग सिर्फ प्रोडक्टिव काम में लगाए। दैट इज वाई ऐसे आप टेक्नोलॉजी को अपना स्लेव बनाइए। स्लेव वाला काम आप उससे करवाइए और मास्टर वाला काम आप खुद करिए। तो पता है क्या समझ में आ रहा है कि हमको बॉस बनना है। और अच्छा बॉस तभी बनेगा जब आप इंस्ट्रक्शन अच्छे दो। जिस जो हमने प्रॉम्प्ट की बात की, मैं सीईओ हूँ, अच्छा बॉस आप तभी बनोगे जब आप लोगों को इंस्ट्रक्शन सही दो। बिना इंस्ट्रक्शन दिया आपको सवाल आएंगे, आपके लिए टास्क होगा, आप लेवल्स अचीव करेंगे और गेम खेलते खेलते जो है वो आप कुछ नया सीख भी लेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। अमानतुल्लाह खान ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में 24 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है। आज शाम 5 बजे अमानतुल्लाह खान जामिया नगर थाने में पूछताछ में शामिल होंगे। अमानतुल्लाह खान ने 10 फरवरी को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने कहा कि वो जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान से जामिया नगर थाने में पूछताछ हो, ऐसी जगह हो जहां सीसीटीवी लगे हो। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की रिहाई के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और आप विधायक अमानतुल्लाह खान से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। दरअसल ईडी ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए अमानतुल्लाह खान की रिहाई के आदेश दिए थे। ट्रायल कोर्ट ने पीएमएलए के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी न होने के चलते ये आदेश दिया था। ईडी ने 29 अक्टूबर 2024 को 110 पृष्ठ की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के जरिए धन अर्जित किया। खान को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली के ओखला इलाके में स्थित उनके आवास की तलाशी भी ली थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज के नरही इलाके में रहने वाले भाजपा नेता राजकुमार तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। प्यारा इस्लाम नामक फेसबुक अकाउंट से मुख्यमंत्री योगी के डीप फेक वीडियो को साझा किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 352, 353, 196, 299 और आईटी एक्ट 66 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और आइए सीधा रुख करते हैं चेन्नई में, जहां तमिलनाडु के राज्यपाल काशी तमिल संगमम 3.0 के जरिए रवाना हो रही विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन आगामी 15 से 24 फरवरी तक होगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल चेन्नई में काशी तमिल संगमम की रवाना होती ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे। और आइए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। प्रयागराज
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी तमिल संगमम की ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल। ये तस्वीर चेन्नई से, जहां से यात्रियों को ले जा रही काशी तमिल संगमम ट्रेन को तमिलनाडु के राज्यपाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए। और आइए बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। माघ पूर्णिमा का स्नान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। भले ही कुछ लोगों के द्वारा व्यवस्था को लेकर अफवाहें फैलाई गई, लेकिन श्रद्धालुओं ने जमकर व्यवस्था की प्रशंसा की। दूरदर्शन संवाददाता विकास सिंह ने श्रद्धालुओं से बातचीत की। भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। आज सुबह 8 बजे तक ही 14 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। देश भर से यहाँ लोग आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ अनुभव रहा आपका यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। जैसा हम मीडिया के द्वारा देख रहे थे कि काफ़ी लंबे जाम है, बहुत भीड़ है, जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं। सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बहुत ही अच्छा स्नान हुआ है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, हमको बहुत हर्ष हो रहा है हमें। और हमने देखा यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है। खूब अच्छी तरह से हमने गंगा में स्नान किया, गोता लगाया। सुबह 4 बजे स्नान के लिए चले गए थे। वहाँ पे साधन बहुत अच्छे कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और भीड़ का भी ऐसा कुछ नहीं है। सारी व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा किया इसने, मोदी जी ने। जो अफवाह फैला रही यूट्यूब पर इनके ऊपर, वो बहुत ही गलत है। अफवाहें लोग चाहे जितनी फैला लें, लेकिन ये श्रद्धालु सीधे उनका जवाब दे रहे हैं। कुंभ की धरती पर पहुंचकर सनातन के रंग में रंग कर। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, प्रयागराज महाकुंभ। तीर्थराज प्रयागराज में एक थाली एक थैला अभियान से महाकुंभ में 140 करोड़ की बचत, 29,000 टन कचरा कम हुआ। एक थाली एक थैला अभियान को पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के जरिए बल दिया गया। अभियान के जरिए महाकुंभ में 14 लाख से ज्यादा स्टील की थालियां और 13 लाख कपड़े के थैले वितरित किए गए। अभियान के राष्ट्रीय सह संयोजक राकेश जैन से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस रिपोर्ट को आप देखिए और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि अभियान के जो सह संयोजक राकेश जैन जी मौजूद हैं। और सर, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कुंभ में हम देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य आपकी तरफ से हुए हैं, आपकी संस्था की तरफ से हुए। पहले उसके बारे में क्या वो कार्यक्रम है? हम लोगों ने हरिद्वार कुंभ में जो काम किया था, उसके अनुभव के आधार पर हम आगे क्या कर सकते हैं, इस नाते हमारी टीम के अंदर विचार विमर्श शुरू हुआ। तो वहीं पर यह आया कि करोड़ों टन कूड़ा पत्तल, दोने और गिलास के रूप में वहाँ पर एकत्र होता है, जिसके डिस्पोजल की भी बड़ी समस्या होती है, कहाँ उसको वो करना। तो उस नाते अल्टरनेट के रूप में एक लोहे की, स्टील की थाली और उसको एक थैले में रखकर हम लोगों से लाने का आग्रह करें, तो ऐसा विषय चला। तो समाज के लोगों ने अच्छा सहयोग दिया। इस काम में अपने को बहुत सफलता मिली और करोड़ों रुपए की जो पत्तल दोना और उसके कारण जो वेस्टेज निर्माण होती है, कूड़ा करकट निर्माण होता है, कूड़े का एक नया पहाड़ तैयार हो जाता है, उसको निस्तारण करने में अपने को सुविधा मिली। ये जो एक थाली और एक थैला जो जिस कैंपेन की आप बात कर रहे हैं, तो कितना माने कि कौन कौन से लोग थे जहाँ तक ये सुविधाएं मिली? आधे से ज़्यादा भंडारों में, जहाँ भंडारे चलते हैं, वहाँ हम तक पहुँचने में सफलता अपने को मिली। देश के अधिकांश राज्यों से थाली थैला आए। और एक और संस्था का नाम मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, वो है अग्रवाल पैकर्स मूवर्स लिमिटेड, जिन्होंने हमको बहुत बड़ी सहायता दी। मानो किसी ने चेन्नई में हमको 1000 थाली दी, अब उसको प्रयागराज तक पहुंचाने में ही हज़ारों रुपए खर्च हो जाएगा। तो उनका अपना नेटवर्क है, उन्होंने वो हमसे थालियाँ थैली ली और उनको प्रयागराज कुंभ के निकट तक पहुंचाने में हमको बहुत बड़ी सहायता दी। कितना नुकसान होता है पर्यावरण को अगर आप वेस्टेज का इस्तेमाल करते हैं या दूसरी जो प्लास्टिक के पैकेट का इस्तेमाल करते हैं?
कैंसर जैसी महामारी को फैलने में बहुत बड़ा आधार इस पॉलीथीन का है। पर्यावरणविदों का मानना है कि हम जितना पॉलीथीन उपयोग कर रहे हैं आज, समुद्र के अंदर जितने वजन की मछलियां हैं 50 साल में उतने वजन का पॉलीथीन जमा हो जाएगा। इकोसिस्टम नहीं बचेगा, समुद्र किनारे के नगर नहीं बचेंगे, तो मानवता के लिए हानिकारक है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का आग्रह है कि हम कपड़े के थैले का उपयोग करें, नहीं तो हम पॉलीथीन को एक इको ब्रिक 1 लीटर 2 लीटर की बोतलों में बंद करके रखें। कैमरामैन सनी कालरा के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।